This is question 12 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is you calculate that to throw an object vertically to a height h, it needs to be launched with an initial upward velocity v naught as assuming no air resistance. The dashed lines in figure 4.21 show the motion according to this calculation. Which of the velocity time graphs shows the motion of an object tossed with initial upward velocity v naught prime that will also rise to height h but this time with air resistance? तो ये ग्राफ हमें दिया गया है जो मैंने राइट हैंड साइड पे दिखाया है और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो दो तरह की लाइंस प्लॉट की गई हैं। एक ये डैश्ड लाइंस हैं जो ब्लैक हैं और दूसरी जो कंप्लीट लाइंस हैं जो रेड कलर में हैं। हमें ये बताया गया है कि ये जो डैश लाइन है ये उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो पहले डिक्रीज़ होती है और फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो नीचे से जब वो मैक्सिमम हाइट की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जाएगी और फिर जब दोबारा नीचे गिरना शुरू करेगा तो फिर वो मैक्सिमम से ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो रेड लाइंस है ये उन्होंने बताया है कि ये एयर ड्रैग की मौजूदगी में है। तो इनमें से आप बताएं कि कौन सा ग्राफ जो है वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की मोशन को जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है। तो मैंने लास्ट एमसीक्यूज़ में आपको हिंट दिया था कि आप ने हमेशा ही देखना है कि किस ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल स्पीड अटेन करने की तरफ जा रहा है। तो इन सारे ग्राफ्स में अगर आप देखें तो ग्राफ ए और सी जो है ये तो हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है जो कि एयर ड्रैग में नहीं हो सकता। वेलोसिटी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकती। तो ए और सी आउटराइटली गलत हैं। अब रह गया बी और डी, जिनमें दोनों में हमें लगता है कि वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल स्पीड की तरफ जा रही है, यानी टाइम गुजरने के साथ वेलोसिटी जो है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जा रही है जो टर्मिनल स्पीड कहलाती है। तो इनमें से कौन सा सही है ये देखने के लिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो ग्राफ डी है उसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शुरू में टाइम के गुजरने के साथ साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और वो कभी भी इस जो डॉटेड लाइन है इस लाइन को क्रॉस नहीं करती और डॉटेड लाइन हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है जब एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो इसका मतलब है हम उसको जिस भी इनिशियल वेलोसिटी पे फेंकें इस पॉइंट पे ऊपर जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है इस केस में और इस केस में, इस पॉइंट पे पहुँचने से पहले वो लाजमी तौर पे किसी ऐसी कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू से गुजरेंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें और एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो फिर भी इस ज़ीरो वेलोसिटी तक पहुंचने से पहले एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ ओवरलैप करेंगी और वो पॉइंट इस केस में यहाँ पे मौजूद है और इस केस में मौजूद नहीं है इस सारे अपर हाफ रीजन जो है ग्राफ का उसमें। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ डी है ये भी सही नहीं हो सकता। तो हमारे पास बी सिर्फ ऐसा ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है। और मैंने आपको ये कहा है कि पहला जो आपके पास सबसे बड़ा हिंट होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी का होता है कि कौन सा ग्राफ टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने जा रहा है। और जो दूसरा हिंट है उसमें आपने थोड़ा सा जब टर्मिनल वेलोसिटीज़ आपको इन दोनों केसेस में लगी कि ऑब्जेक्ट अटेन कर रहा है, जैसे ये केस बी और डी में है, तो फिर सेकंडली आपने ये देखना है थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोच के कि ऊपर जाते हुए लाजमी तौर पे जब दोनों किसी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से शुरू करते हैं और ज़ीरो वेलोसिटी पे ख़त्म करते हैं तो दरमियान में लाजमी तौर पे कोई पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वेलोसिटीज़ जो हैं एक ही वैल्यू से गुजरती हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ इस केस में हो रहा है, तो इसका मतलब है बी जो है वो हमारे पास सही ऑप्शन है।